साथियों नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, भारतीय संस्कृति 5000 साल से भी पुरानी संस्कृति है, जो विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन साथियों, वैदिक संस्कृति से पहले भी हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता निवास करती थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले ही एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिसकी नगरीय सभ्यता विश्व के सबसे उत्कृष्ट सभ्यता में से एक थी। इसे नगरीकरण भी कहा जाता है। विश्व की सभी ज्ञात प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे पाई गई। ऐसे ही साथियों, भारतीय सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को नेचर पत्रिका ने 8000 साल पुरानी सभ्यता बताया है। तो आइए साथियों, हमारी भारतीय सभ्यता की रोचक तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। इस सभ्यता की विशेषताओं को दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा मिला है। दोस्तों, सन 1826 में सर चार्ल्स मैसेल ने पहली बार इस सभ्यता की खोज की, जब कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और 1856 में ही कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधु को खुदाई के दौरान ईंटें मिली, जिसे देखकर लोगों ने भगवान का वरदान समझा, क्योंकि भारत के लोग रूढ़िवादी सोच रखते हैं। पर बर्टन बंधु ने इसकी सूचना सरकार को दी। हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। उसके बाद सन 1853 से 1856 के मध्य रेलवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्राचीन काल के अवशेष के रूपों में प्राप्त ईंटों को रेलवे की पटरी के निर्माण कार्य में उपयोग किया। उसके पश्चात 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण किया। वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1761 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग ने आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, जिसका श्रेय साथियों भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी जी को जाता है। दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखल दास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। साथियों, ऐसे ही दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का उजागर हुआ। इसीलिए आज इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में कई जगहों पर उत्खनन कार्य होने लगे। साथियों, भारत के आज़ादी से पहले ही 40 से 50 नगरों की खोज हो चुका था और आज तक 1400 नगरों का पता चल चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा नगर
भारत में ही पाया गया है, जिनकी संख्या लगभग 925 तक है। पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है तथा अफगानिस्तान में 2 ही नगरों का पता चला है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अब तक के उत्खनन के आधार पर इसके सीमा का निर्धारण करें तो हमें पता चलता है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकागीडोर, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा नगर तथा दक्षिण महाराष्ट्र में दायमाबाद तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुना बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। साथियों, इस सभ्यता का सबसे अनूठा नगर नियोजन था, जिसे देखने से पता चलता है कि स्वच्छ और साफ रही होगी। गंदे पानी के लिए पक्की ईंटों की नाली बनी थी। मोहनजोदड़ो से मिले सबसे प्रसिद्ध विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है, जिसके दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पकी ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम है, जिससे पानी बाहर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो में अनाज रखने के कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में ऐसे ही 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठारों की लंबाई और चौड़ाई एक समान है, लगभग उतना ही है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शासक वर्गों का रहा होगा, जिसे दुर्ग भी कहते थे। यहाँ की सड़कें आयताकार खंडों में थी, जो आपस में समकोण में काटती थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में थे। यहाँ गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार, कपास, तिल, सरसों इत्यादि उगाई जाती थी। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति पूजक थे और स्त्रियों को जन्मदाता मानते थे। यह इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी
समझ इत्यादि अनाज पैदा करते थे और दूर देशों में बेचते थे। श्रृंगार के लिए सोने और चांदी के आभूषण उपयोग करते थे। इन सभ्यता को शिल्पकला का भी ज्ञान था, जो कांस के घड़े और बर्तन बनाते थे, पत्थरों से मूर्तियां तराशते थे। यहाँ की पोशाक सूती और ऊनी कपड़े थे। हमारे देश की सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। चित्रात्मक अक्षरों का भी ज्ञान था, जिसके सहारे इन्होंने अपने विचार प्रकट करते थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो की सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। गुजरात के धोलावीरा नगर में लकड़ी की नालियां पाई गई है, जो आज भी स्थिति में दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता की आज तक की खुदाई में कहीं भी अस्त्र शस्त्र या लड़ाई से जुड़ी सामग्री नहीं पाई गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता शांतिप्रिय सभ्यता रही होगी। साथियों, हड़प्पा लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकारों ने पढ़ नहीं पाया है, लेकिन जिस दिन भी पढ़कर समझा जाएगा, उसी क्षण इस सभ्यता से जुड़ी अनेकों राज खुल जाएंगे और जानकारी भी हो जाएगी। साथियों, इसकी अगली कड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी बातें तथा उत्खनन में मिले और भी वस्तुओं के बारे में साथियों किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी और आपकी यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी के परिवार का हिस्सा बनने और जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।